काबिलियत भी उन्हीं में आती है जो खुद की कमियों पर काम करते हैं। वो क्या काबिल बनेंगे जो सारा दिन बस आराम करते हैं। वो क्या काबिल बनेंगे जो सारा दिन सिर्फ आराम करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 4 है। ये सभी मॉक टेस्ट आपके ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित होते हैं और इनमें वे सभी संभावित प्रश्न रखे जाते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो लगातार आप जुड़े रहिए और करते रहिए, क्योंकि कोई यहाँ आपका साथ देगा और कोई आपको गिराना चाहेगा। तो खुद पर भरोसा करिए, खुद की मेहनत पर भरोसा करिए और लगातार एकाग्रता के साथ, एक लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट नंबर 4 है आज आपका, लेकिन उससे पहले आज का आपका प्रश्न है कि चिकन पॉक्स के टीके का क्या नाम है। कमेंट करके आपको बताना है कि चिकन पॉक्स के टीके का क्या नाम है। सही क्लियर है आपको? तो आज का आपका प्रश्न है चिकन पॉक्स के टीके का क्या नाम है। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। बताइए, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, या ग्लूकोज होता है, या गैलेक्टोज होता है, या इनमें से सभी? बताइए, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, या इनमें से सभी? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहले का। तो पहले का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है, ग्लूकोज। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका सही है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप ग्लूकोज होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? बताइए, निम्न में से कौन सा कुपोषण का कारण है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइए, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता, या इनमें से सभी? तो ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? तो दूसरे का जो सही उत्तर है डी, इनमें से सभी। निर्धनता भी कुपोषण का कारण एक होती है, क्योंकि गरीबी में आदमी पोषित भोजन कहां से इकट्ठा कर पाएगा। बहुत से घरों में तीनों टाइम का भोजन एकत्रित नहीं हो पाता है, वो पोषण वाला भोजन कहां से लेकर आ पाएंगे। पौष्टिक भोजन की कमी, बहुत से घरों में तीनों टाइम का भोजन तो एकत्रित हो जाता है, लेकिन उसमें पौष्टिक भोजन की कमी होती है। जैसे चावल का इंतजाम हो गया, आटे का इंतजाम हो गया, आलू का इंतजाम हो गया। इससे क्या होता है, भोजन तो बन जाता है पर उसमें पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। फिर आते हैं अज्ञानता। निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? तो अज्ञानता भी एक कुपोषण का कारण है, और इनमें से सभी, ये सभी, तो तीनों चीजें ये आपके कुपोषण का कारण है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? बताइए, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? ऑप्शन ए, प्रोटीन युक्त भोजन, बी, वसा युक्त भोजन, सी, खनिज लवण युक्त भोजन, डी, विटामिन युक्त भोजन। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? ए, प्रोटीन युक्त भोजन, बी, वसा युक्त भोजन, सी, खनिज लवण युक्त भोजन, डी, विटामिन युक्त भोजन। तो तीसरे का आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो तीसरे का ऑप्शन है वो ए सही है। जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसमें जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। उदाहरण के लिए दही। क्लियर है आपको? तो अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? ऑप्शन ए 1,
B2, C3, D4। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो चौथे का जो ऑप्शन सही है आपका B, 2 होते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? बताइए निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? ऑप्शन ए शुक्र वाहिका, बी गर्भाशय, सी डिंब वाहिनी, डी अंडाशय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? ए शुक्र वाहिका, बी गर्भाशय, सी डिंब वाहिनी, डी अंडाशय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जो भाग नहीं है मादा प्रजनन प्रणाली, यानी कि जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनमें जो गर्भधारण की प्रणाली है या प्रजनन प्रणाली है उसका हिस्सा नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका। ये पुरुषों में पाई जाती है। शेष तीनों चीजें गर्भाशय, डिंब वाहिनी और अंडाशय ये महिलाओं में पाई जाती हैं, मादाओं में पाई जाती हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? ऑप्शन ए मासिक धर्म का बंद होना, बी प्रातःकाल जी मचलाना, सी बार बार मूत्र त्याग करना, डी स्तनों के आकार में परिवर्तन। तो गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छठे का ए, मासिक धर्म का बंद होना। क्लियर है आपको? छठे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? अगला प्रश्न है आपका, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? ऑप्शन ए दौड़ना, बी कूदना, सी नाचना, डी टहलना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका डी, टहलना। क्लियर है आपको? इनमें से अधिकांश प्रश्न तो आपको आते होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। आपका अगला प्रश्न है, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? प्रसवोपरांत का मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद की बात है। प्रसव के उपरांत, प्रसवोपरांत मतलब प्रसव के उपरांत यानी कि बच्चे के जन्म के बाद देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? ऑप्शन ए माँ की, बी शिशु की, सी ए बी दोनों यानी कि माँ और शिशु दोनों की करनी चाहिए, या डी किसी की भी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। बताइए प्रसव के उपरांत किसकी देखभाल करने की आवश्यकता है या जरूरत है? माँ की या शिशु की या दोनों की या किसी की नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आठवें का सी ऑप्शन, ए तथा बी दोनों। क्लियर है आपको? गंभीरता के साथ पढ़ाई करते रहिए, एकाग्रता के साथ लगे रहिए, निश्चित रूप से सफलता आपका रास्ता देख रही है। अगला प्रश्न है आपका, मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 22 दिन, बी 24 दिन, सी 28 दिन, डी 30 दिन। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। इससे पहले कि आपका अगला प्रश्न आए, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर मुख्य सेव का स्पेशल PDF बैच चल रहा है जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। अगर आप इसी तरह तैयारी करना चाहते हैं फुल कॉन्फिडेंस वाली, जो आपकी सफलता सुनिश्चित करवा सके, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से मात्र 505 रुपए में। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प करके सर्च करके जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और बाद में मैसेज करें। तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, मैं उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहता हूं कि सभी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, पेपर से पहले 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन आपको कराया जाएगा ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ये 10 मॉक टेस्ट सिर्फ गरिमा बैच वालों को मिलेंगे, पब्लिक में नहीं होंगे। 3 चरणों में आपकी तैयारी कराई जाएगी। एक बार थ्योरी की तैयारी, फिर पूरा MCQ से रिवीजन, और तीसरा फिर वन लाइनर से रिवीजन, चौथा, और हर चीज आपकी प्लानिंग के साथ कराई जाएगी जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके।
तो गंभीरता के साथ अगर आपको पढ़ना चाहते हैं आपने एक दृढ़ संकल्प लिया है इस भर्ती में अपना स्थान सुनिश्चित करने का, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से मात्र 505 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर आप सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका अगला प्रश्न है, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए थायमीन, बी आयरन, सी मायोसिन, डी कैलोरी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो 10वें का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी आयरन, यानी कि लोहे की कमी हो जाती है। बी ऑप्शन आपका सही है, आयरन की कमी हो जाती है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, प्रसवोत्तर अवधि क्या है? प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद की, प्रसव के उपरांत की अवधि क्या है? गर्भधारण से प्रसव तक, या गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, या प्रसव से 45 दिन तक, या प्रसव से 6 मास तक? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रसवोत्तर अवधि क्या है? ऑप्शन ए गर्भधारण से प्रसव तक, बी गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, सी प्रसव से 45 दिनों तक, डी प्रसव से 6 मास तक। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 11वें का जो ऑप्शन आपका सही है वो सी है, प्रसव से 45 दिनों तक। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? बताइए, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? ये सोशियोलॉजी वालों के प्रश्न है जो पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। सोशियोलॉजी का टॉपिक भी आपके दिए गए हैं शुरुआत में, फिर आपके दिए गए हैं गृह विज्ञान के टॉपिक, जो आपका सिलेबस आया उसमें इसी तरह से टॉपिक दिए गए हैं। तो पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू, बी इस्लाम, सी ईसाई, या डी इनमें से सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पूर्व जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? पुनर्जन्म की, पूर्व नहीं, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो पुनर्जन्म होगा तभी तो पूर्व जन्म होगा, है ना? पूर्व जन्म होगा तभी पुनर्जन्म होगा, तो बात दोनों की एक ही सही है। तो पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 12वें का जो ऑप्शन सही है आपका ए हिंदू धर्म। इसके अलावा जहां तक मुझे याद है जैन धर्म में भी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, वो लोग भी पुनर्जन्म को मानते हैं। क्लियर है आपको? पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? ये जनसंख्या से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि होती है, या जनसंख्या में गिरावट आती है, या जनसंख्या स्थिर रहती है, या जनसंख्या में गतिशीलता आती है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? मृत्यु दर बढ़ेगी मतलब क्या हुआ कि लोगों के मरने की संख्या बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा जल्दी जल्दी मरने लगेंगे। और जन्म दर में गिरावट होगी जिसका मतलब क्या होगा? अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, अब शिशुओं का जन्म कम हो रहा है, तो दोनों तरफ क्या हो रही? कमी हो रही। इससे क्या होगा? जनसंख्या में गिरावट आ जाएगी। क्लियर है आपको? तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जनसंख्या में गिरावट आती है कब? जब मृत्यु दर भी बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है। इन दोनों स्थितियां जब एक साथ हो जाएंगी तो क्या होगा? जनसंख्या में गिरावट आ जाएगी। क्लियर है आपको? तो उम्मीद करता हूं आपको एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा और उसका उत्तर आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है या कौन होता है? ये दोनों प्रश्न एक ही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी स्वास्थ्य मंत्री, डी गृह मंत्री। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एक प्रश्न आप इसमें एक बात यहां पर समझ लीजिए, जब भी आपकी परीक्षा में आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए, सदस्य पूछा जाए, या किसी समिति का अध्यक्ष पूछा जाए या सदस्य पूछा जाए, तो कभी भी आपको राष्ट्रपति सही टिक नहीं करना है। क्लियर है आपको?
राष्ट्रपति कभी भी किसी समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, ठीक है, वो सबकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति कभी उनका अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनता है। क्लियर है आपको? तो एक ऑप्शन आपका यहां पे कट हो गया। अब 3 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14वें का बी, प्रधानमंत्री। क्लियर है आपको? एक एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी और समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिससे आपकी चीजें समझ में आए और परीक्षा में आप प्रश्न बहुत ही आसानी से कर पाए। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 15वें का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है, 1 वर्ष। क्लियर है आपको? 1 वर्ष से जो कम आयु वाले बच्चे होते हैं उनको शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत गिना जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1954। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1954। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो 16वें में सी ऑप्शन है। 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। क्लियर है आपको? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? ए 1901, बी 1921, सी 1951, डी 1961। महान विभाजन कह सकते हैं, सबसे बड़ा विभाजन कह सकते हैं, या ग्रेट डिवाइड कह सकते हैं। तो आपकी परीक्षा में ग्रेट डिवाइड की जगह पे महान विभाजन लिखा होगा या बड़ा विभाजन लिखा होगा। तो क्या होगा? भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? तो 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 1921। अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहूंगा किन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। आपका अगला प्रश्न है, हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? बताइए, हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? ए वायरस, बी विब्रियो कॉलरी, सी कोमा बेसिलिस और डी साल्मोनेका टाइफी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हैजा के जीवाणु का नाम है वायरस, विब्रियो कॉलेरी, कोमा वेसिलस, साल्मोनेका टाइफी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 18वें का? 18वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विब्रियो कॉलेरी। क्या? विब्रियो कॉलेरी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? बताइए, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो 19 का जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है, विटामिन बी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो जो लोग पूछ रहे हैं बार बार कमेंट करके कि क्लास क्यों नहीं आ रही है सिलेबस वाली, तो सिलेबस वाली क्लास अब केवल मुख्य सेविका गरिमा बैच से जुड़े हुए लोगों को मिलेंगी। उन्होंने काफ़ी फीस अदा की है और काफ़ी अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं। उन्हें PDF दी जाएंगी सिलेबस की और क्लास दी जाएगी। जितने भी मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा सोल्यूशन वाले, पेपर वाले, वो भी सिर्फ गरिमा बैच को ही मिलेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं गरिमा बैच से तो जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। और जो क्लास है सिर्फ गरिमा बैच को ही सिलेबस वाली मिलेगी। MCQ के आपके वीडियो लगातार ऐसे ही आते रहेंगे। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? 20 का सही ऑप्शन है डी।
अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो इसका दूसरा परिणाम ये होगा कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो जाएगी। तो कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? विटामिन डी। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके 20 प्रश्न। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे, इनका स्तर कैसा था और आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। मैं पहले ही पूरी जानकारी आपको बता चुका हूं। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पे 94 533 66 279 पर मैसेज करें और पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करके भी इससे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन दिया जाएगा। आपको 3 चरणों में आपकी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा MCQ से रिवीजन कराया जाएगा, फिर वन लाइनर से आपका रिवीजन कराया जाएगा। हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें 94 533 66 279, आपको पूरी जानकारी बैच की दे दी जाएगी। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 4। इसमें कितने अच्छे प्रश्न थे ये आपको पता चला होगा और प्रश्नों का कुछ स्तर यही रहने वाला होगा आपकी परीक्षा में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा। इसके अलावा जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका भी उत्तर दीजिएगा कि चिकन पॉक्स के टीके का क्या नाम है। क्लियर है आपको? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसी तरह वीडियो अंत तक देखा करिए ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। क्लियर है आपको? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।